हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, ये इसमें पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। और इस भूगोल में हमने कल दूसरा चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है वायुमंडल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो फ्रेंड्स, इस वायुमंडल में हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे जिनकी लिस्ट आपके सामने है। जैसे कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की परतें, प्रमुख गैसें, जलवाष्प, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत। और फ्रेंड्स, हमारे इस चैप्टर में दो टॉपिक रह गए थे। एक तो एल्बिडो है और दूसरा पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो चलिए अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और डायरेक्ट यहीं पर पहुंचते हैं जहां से हमें आज की क्लास शुरुआत करनी है, जिसका नाम है एल्बिडो। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे, जैसे कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की मुख्य परतें कौन कौन सी है। उसके बाद हमने पढ़ा था वायुमंडल की प्रमुख गैसें। फ्रेंड्स, यहाँ से आपके प्रश्न में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स आपको यहाँ देखने को मिले कल। और फिर हम यहाँ पर जो हमारे टॉप 30 एमसीक्यूज बनेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि जो प्रमुख गैसें हैं उनमें सबसे प्रमुख गैस नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो शुरू की चार गैसें हैं हमारे वायुमंडल में 99.99% है। उसके बाद हमने पढ़ा था जलवाष्प। जलवाष्प हमारे वायुमंडल में 0.2 से 0.4% तक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हरित गृह प्रभाव। और हमने ये जाना था कि अगर हरित गृह प्रभाव नहीं होता हमारी धरातल पर तो हमारी पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता था। लेकिन हरित गृह प्रभाव हमारी धरातल पर है, जिसके कारण हमारी धरातल अर्थात पृथ्वी का जो तापमान है वो एवरेज लगभग लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहता है। उसके बाद हमने ये जाना था कि जो मुख्य गैसें हैं हरित गृह प्रभाव में वो कौन कौन सी है, वो आपके सामने ये रही। इनमें सबसे प्रमुख गैस जलवाष्प है। जलवाष्प एक गैस है, याद रखिएगा। उसके बाद CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये बहुत ही कम हरित गृह प्रभाव, मतलब बहुत ही नगण्य गैस है, लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली है। उसके बाद हमने ये जाना था कि जो हरित गृह प्रभाव है उसका क्या मुख्य कार्य है और इसके नकारात्मक और सकारात्मक पहलू जाने थे। उसके बाद फिर हमने देखा था कि ओजोन परत कहाँ पर है। हमने समझा था कि जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में है और इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी सतह से हमने जाना था कि लगभग लगभग 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। और सर्वाधिक सघनता ओजोन परत की हमने जानी थी कि 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के बीच में आती है। और इस ओजोन परत को हम बोलते हैं ओजोनोस्फीयर। और फिर हमने ये जाना था कि इसको ओजोन ओजोन जो है इसको O3 कहते हैं, जो ऑक्सीजन प्लस O से मिलकर बनती है। और फिर इसके जो क्षय होने के क्या कारण हैं, ओजोन परत में छेद जो हो रहा है या जो पतली हो रही है उसके मुख्य कारण हमने जाने थे। और फिर इसके परिणाम जाने थे कि अगर ओजोन परत में ज्यादा छेद हो गया या ज्यादा पतली हो गई तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो धरातल तक आ जाएंगी। और जिसका सबसे बड़ा मुख्य नुकसान ये होगा कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचेगी, जिसके कारण हमें त्वचा का कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद डीएनए में क्षति हो सकती है, और जो पेड़ पौधे उनको समस्या होती है, आंखों में समस्या हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं फिर इन पराबैंगनी किरणों से हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा ये आज की क्लास का टॉपिक एल्बिडो, इसको हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एल्बिडो होता क्या है। देखो, एल्बिडो ये होता है कि जो धरती है, धरती पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे कि पेड़ पौधे, सड़कें, छतें, बर्फ, तो इन सभी का कुछ ना कुछ एल्बिडो होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सपोज ये लोहे का टुकड़ा आपके सामने पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये लोहे का टुकड़ा है और ये इधर सूर्य का प्रकाश इस लोहे के टुकड़े पर लगातार गिर रहा है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो सूर्य का प्रकाश इस लोहे के टुकड़े पर लगातार गिर रहा है, क्या ये लोहे का टुकड़ा इस सूर्य के प्रकाश को 100% अवशोषित कर लेगा? बिल्कुल नहीं। कुछ तापमान होगा जिसको ये अवशोषित करेगा और कुछ होगा जिसको ये परावर्तित कर देगा। तो इस लोहे के टुकड़े के द्वारा जो तापमान वापस परावर्तित किया जाएगा उसी को एल्बिडो कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के लिए कहूँ कि सूर्य के तापमान से यहाँ से सपोज 100 यूनिट तापमान इस सूर्य के द्वारा इस लोहे के टुकड़े को मिला। 100 यूनिट तापमान, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, इस लोहे के टुकड़े को 100 यूनिट तापमान मिला। इस 100 यूनिट में से इस लोहे के टुकड़े ने 65% तो अवशोषित कर लिया, लेकिन 35% को वापस परावर्तित कर दिया। तो ये जो 35% लोहे के टुकड़े ने तापमान को परावर्तित किया है, इसी परावर्तित तापमान को एल्बिडो कहते हैं। आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि एल्बिडो क्या है। देखो एक बार फिर से समझते हैं अगर नहीं समझे होंगे। एल्बिडो किसी सतह की परावर्तन क्षमता को दर्शाता है।
जो मैंने आपको भी समझाया। देखो इसका अर्थ है कि कोई सतह पर उस पर पड़ने वाली कुल सूर्य की किरणों में से कितना प्रतिशत भाग वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो रहा है, उसी को हम एल्बिडो कहते हैं। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? कोई सतह है, जैसे मैंने लोहे के टुकड़े का उदाहरण लिया, फिर से एक बार बता देता हूँ। सपोज ये कोई सतह है, ये सतह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है कुछ को, और कुछ प्रकाश परावर्तित कर देती है। तो ये जो प्रकाश परावर्तित किया, ये कितने परसेंट किया? जितने परसेंट ये प्रकाश कह लो या तापमान कह लो, जितने परसेंट ये तापमान या प्रकाश को परावर्तित किया, वही उसका एल्बिडो है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एल्बिडो का मान। देखो 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में, या इसको प्रतिशत में भी व्यक्त करते हैं। अगर किसी सतह का एल्बिडो 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि उस सतह ने 100% तापमान को अवशोषित कर लिया है। भाई एल्बिडो का मतलब हमने अभी समझा कि जो तापमान परावर्तित किया जाएगा वही एल्बिडो है। तो अगर किसी वस्तु ने 100% तापमान अवशोषित कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 0% तापमान परावर्तित किया। तो इसलिए हमने कह दिया कि उसका एल्बिडो 0 है। अगर हम 0 और 1 में व्यक्त करेंगे, और अगर किसी वस्तु या सतह का एल्बिडो 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो पूरा तापमान था 100% वो परावर्तित कर दिया है। 0 का मतलब कुछ नहीं और 1 का मतलब कंप्लीट। अगर 0 और 1 में हम व्यक्त करेंगे तो सबसे अच्छा हम इसको व्यक्त करते हैं इस परसेंटेज में। जैसे कि मैंने आपको लोहे के टुकड़े का उदाहरण देके समझाया। 100 यूनिट में से लोहे के टुकड़े ने 65% तापमान को अवशोषित कर लिया और 35% तापमान को वापस परावर्तित कर दिया। तो जो 35% तापमान लोहे के टुकड़े ने परावर्तित किया, वही एल्बिडो कहलाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको एल्बिडो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैंने ये आपको बताया, 0 और 1 में अगर हम व्यक्त करेंगे तो 0 का मतलब हुआ कोई परावर्तन नहीं हुआ, परावर्तन कुछ नहीं हुआ, अर्थात सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली। 0 एल्बिडो का मतलब ये हुआ। और अगर एल्बिडो 1 होगा तो उसका मतलब ये होगा कि सारी की सारी ऊर्जा परावर्तित कर दी गई है। चलिए आशा करता हूं कि आप एल्बिडो को अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो हमारी धरातल है उस पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, उनका एल्बिडो कितना होगा हमें ये समझना है। कभी कभी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। फ्रेंड्स ये अल्बिडो कहीं कहीं किताब में लिखा जाता है, लेकिन ये एल्बिडो ही कहा जाता है। तो देखो ये सतह, विभिन्न प्रकार की हमारे धरातल की सतह है, और उन सतह का कितना परसेंट एल्बिडो होगा औसत, वो मैंने आपके सामने एक लिस्ट रखी है। जैसे नंबर 1 पर हमारे सामने है ताजी बर्फ, जिसको हिमपात बोलते हैं। तो ताजी बर्फ का जो एल्बिडो होगा वो होगा 80 से 90%। इसका मतलब ये हुआ कि जो ताजी बर्फ होगी वो 80 से 90% तापमान को परावर्तित कर देगा। अभी हमने समझा कि एल्बिडो किसे कहेंगे, जितना परसेंट तापमान किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित किया जाता है वही उसका एल्बिडो कहलाता है। तो जो ताजी बर्फ है वो सूर्य के प्रकाश को या सूर्य के तापमान को 80 से 90% परावर्तित कर देता है। इसलिए जो बर्फ है उसका एल्बिडो 80 से 90% होता है। बात करते हैं रेगिस्तान की। देखो रेगिस्तान हम अच्छे से जानते हैं कि बहुत गर्म इलाका होता है, तो उसका जो एल्बिडो होगा वो 30 से 40% होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 30 से 40% ताप तो रेगिस्तान में परावर्तित कर दिया जाता है। अब जो रह गया, कितना रह गया? ये रह गया 60 से 70%। तो 60 से 70% तापमान अवशोषित कर लिया जाता है। इसलिए तो रेगिस्तान गर्म होता है। भाई जिसका जितना एल्बिडो कम होगा उसका उतना ही तापमान अधिक होगा। जैसे कि रेगिस्तान देखो, और भी बहुत सारी चीजें हैं आगे देखो। जैसे घास के मैदान की बात करते हैं, तो जो घास के मैदान होते हैं उनका एल्बिडो और भी कम होता है रेगिस्तान की तुलना में। इनका एल्बिडो 20 से 30% होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 80 से 70 से 80% तापमान होगा उसको अवशोषित कर लिया जाएगा। जंगलों की बात करें तो इनका जो एल्बिडो है वो 10 से 20% होगा। और सबसे कम एल्बिडो होता है सतह का, 5 से 10%। या डामर की जो सड़कें बनी होती हैं उनका एल्बिडो सबसे कम होता है, 5 से 10%। तो जिसका जितना एल्बिडो कम होगा उसका मतलब ये हुआ कि वो उतनी ही गर्म होगी, उतने ही ज्यादा तापमान को अवशोषित करेगी। भाई इसका जो हमने कहा ये डामर की सड़कें और जो जल की सतह है, इसका एल्बिडो देखो आप कितना कितना कम है, 5 से 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने 90 से 95% तापमान अवशोषित कर लिया। 90 से 95% तापमान अवशोषित कर लिया, मात्र 5 से 10% तापमान को ही परावर्तित किया है।
और जितना तापमान इनके द्वारा परावर्तित किया जाता है वही एल्बिडो कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, एल्बिडो का महत्व समझते हैं। इसका महत्व क्या है? अब आपको एल्बिडो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा जो एल्बिडो होगा वो काली वस्तुओं का होगा। हम अच्छे से जानते हैं कि जो काली वस्तुएं होती हैं, अगर आप काला कपड़ा पहन कर जाओ कभी गर्मी में धूप में, तो आपको ज्यादा गर्मी लगती है। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि उस काले कपड़े का एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत कम होता है। एल्बिडो कम होगा तो उतनी ज्यादा वो तापमान को अवशोषित करेगा, और जब तापमान अवशोषित होगा तो आपको गर्मी लगेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं एल्बिडो का महत्व। तो अगर आपको गर्मी से बचना है तो आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में? आपको ध्वल या सफेद कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि उनका एल्बिडो अधिक होता है। एल्बिडो अधिक होने का मतलब है उनके द्वारा तापमान का अवशोषण कम किया जाता है। जितना ज्यादा एल्बिडो होगा उतना कम उनका तापमान अवशोषित होगा। चलिए देखो एल्बिडो का महत्व समझते हैं। एल्बिडो का महत्व सबसे पहला तो यह है कि पृथ्वी के तापमान पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर उच्च एल्बिडो सतह है जो अधिक ऊर्जा परावर्तित करती है, उससे क्या होगा? उससे पृथ्वी की जो सतह है वो ठंडी रहती है। भाई जैसे हमने देखा बर्फ का जो एल्बिडो है वो 90% तक हमने देखा। अगर बर्फ भी तापमान को अवशोषण करने लगे 100% या 90%, तो धरातल कितनी गर्म हो जाएगी, धरती कितनी गर्म हो जाएगी। तो यही इस पॉइंट में समझाया गया है कि उच्च एल्बिडो सतह अधिक ऊर्जा परावर्तित करती है, जिससे सतह ठंडी रहती है। भाई ये बर्फ है, इसको जो तापमान मिला, इस तापमान का इसने 90% लगभग लगभग परावर्तित कर दिया। 90%। तो जब परावर्तित कर दिया तो जो हमारी धरती है, जो सतह है, वो ठंडी रहेगी कि नहीं कंपेरेटिवली? तो यही इसमें बताने की कोशिश की है कि जो पृथ्वी का तापमान है उस पर प्रभाव पड़ता है एल्बिडो से। अगर उच्च एल्बिडो की सतह अधिक ऊर्जा परिवर्तित करेंगी तो उससे हमारी धरती ठंडी रहेगी। और इसका उल्टा निम्न जो एल्बिडो सतह वाली है, कुछ वस्तु ऐसी हैं जिनकी एल्बिडो कम है, तो अगर एल्बिडो कम होगा तो उनके द्वारा ऊर्जा अधिक अवशोषित की जाएगी। तो इसका परिणाम ये होगा कि हमारी धरती गर्म रहेगी। तो कहने का मतलब इतना है कि जो एल्बिडो है, इस एल्बिडो के कारण ही हमारी पृथ्वी के तापमान पर प्रभाव पड़ता रहता है, कभी गर्म कभी ठंडा। चलिए दूसरा जो महत्व है एल्बिडो का वो जलवायु परिवर्तन पर है। कैसे होगा? देखो जो हिमनद है और बर्फ है उनका पिघलना एल्बिडो को घटाता है। बात समझे कि नहीं समझे? इससे अधिक ऊर्जा अवशोषित होती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। एल्बिडो का दूसरा कारण ये है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, भाई अगर किसी वस्तु का एल्बिडो कम होगा, जैसे बर्फ पिघल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? एल्बिडो घटा। एल्बिडो घटने का मतलब है कि जो तापमान है वो ज्यादा अवशोषित होने लगा बर्फ के द्वारा, पानी के द्वारा, उससे और ज्यादा बर्फ पिघलेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। चलिए तीसरे महत्व की बात करते हैं। तीसरा महत्व है पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन। देखो एल्बिडो पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में परावर्तित सौर विकिरण की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये हमारा तीसरा महत्व है एल्बिडो का। चलिए फ्रेंड्स ये तो हमने महत्व समझ लिया। अब हम बात करते हैं पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना होगा। अभी हमने प्रत्येक वस्तु का अलग अलग एल्बिडो जाना। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है वो कितना होगा। देखो पृथ्वी का औसत एल्बिडो कहलाता है 30%। 30 या कहीं कहीं 31% भी देखने को मिलता है, पर 30% मान लिया जाता है कि जो पृथ्वी का औसत एल्बिडो है वो 30% है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये हमारी धरातल है जिसको पृथ्वी कहते हैं। इस हमारी धरातल पर जो सूर्य की किरणें आ रही है, जो सूर्य का तापमान आ रहा है, ये सपोज हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। तो ये जो सूर्य का तापमान हमारी पृथ्वी पर आ रहा है, सपोज 100% तापमान आ रहा है, तो इस 100% ताप में से 70% तापमान हमारा जो पृथ्वी है, सूर्य के 70% तापमान को अवशोषित कर लेती है और मात्र 30% तापमान को ही परावर्तित करती है पृथ्वी। तो ये जो 30% तापमान परावर्तित किया है, इसी को तो एल्बिडो कहते हैं। तो यही हमें समझाने की कोशिश की गई है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो क्या है? पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30% है। अगर हम इसको 0 से लेके 1 के बीच में डिनोट करेंगे तो 0.3% है, 0.30%। परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो 30% है। तो अब आप सोचिए, जो हमारी धरातल है, उसका औसत एल्बिडो 30% है। मात्र 30% तापमान को ही परावर्तित करती है धरती, 70% तापमान को अवशोषित कर लेती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जो पृथ्वी पर आने वाली
सूर्य की जो ऊर्जा है उसका 30% भाग परावर्तित हो जाता है और 70% भाग अवशोषित हो जाता है। यही मैंने आपको समझाया। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एल्बिडो पर प्रभाव डालने वाले कारक, अर्थात कौन-कौन से वो कारक हैं जिनसे एल्बिडो कम होगा या कौन से वो कारक हैं जिससे एल्बिडो ज़्यादा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हमें एल्बिडो बढ़ाना है, तो सतह का रंग सफ़ेद सतह होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे, तो आपका एल्बिडो अधिक होगा कपड़े का। जब एल्बिडो अधिक होगा, तो उसमें ऊर्जा जो तापमान है, वो अवशोषण कम होगा, अवशोषित कम होगा, आपको गर्मी कम लगेगी। लेकिन अगर आप गर्मी में काली सतह या काला कपड़ा पहनोगे, तो उसका एल्बिडो और कम होगा। भाई सफ़ेद कपड़े का एल्बिडो अधिक होगा, एल्बिडो अधिक होने का मतलब है कि परावर्तन हो रहा है तापमान का, परावर्तित हो रहा है तापमान। तो जितना ज़्यादा तापमान परावर्तित होगा, उतना ज़्यादा अवशोषण कम होगा। तो इसलिए कहते हैं गर्मियों में सफ़ेद या धुल कपड़ा पहनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सतह की बनावट, अगर चिकनी सतह का एल्बिडो की बात करें तो अधिक होगा, क्योंकि चिकनी सतह उस पर जो तापमान है अधिक ज़्यादा अवशोषण नहीं हो पाता। बादलों की मात्रा की बात करते हैं, जो एल्बिडो पर जो प्रभाव डालता है, वो बादल कितने हैं हमारे वायुमंडल में, उससे भी फ़र्क पड़ता है। और बर्फ की मोटाई कितनी है, बर्फ का क्षेत्रफल कितना है, इन सब चीज़ों से हमारे एल्बिडो पर प्रभाव पड़ता है। सतह का रंग कैसा है? पॉइंट नंबर 1 में हमने देखा, अगर रंग सफ़ेद है, तो एल्बिडो अधिक होगा, अगर रंग काला है, तो एल्बिडो कम होगा। और फिर सतह की बनावट कैसी है, चिकनी है या खुरदुरी है, उससे भी एल्बिडो का घटना-बढ़ना होता रहता है। और फिर बादलों की मात्रा कितनी है, बर्फ की मोटाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, ये सब एल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक था एल्बिडो। अब हम अपने अगले टॉपिक में चलते हैं, जिसका नाम है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। देखो जैसे हमने एल्बिडो समझ लिया है, अब ऊष्मा बजट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ऊष्मा बजट क्या है, जैसे हमने अभी बात करी, पृथ्वी को कुछ तापमान सूर्य की तरफ से मिलता है, कुछ क्या सारा तापमान सूर्य से आता है पृथ्वी का। तो हमने अभी ये जान लिया कि जो पृथ्वी है, उसका 30% एल्बिडो होता है औसत। अर्थात जितना तापमान पृथ्वी को मिलता है, उस तापमान में से मात्र 30% ही पृथ्वी परावर्तित करती है, बाकी 70% अवशोषित कर लेती है। तो ऊष्मा बजट का मतलब यही हुआ कि पृथ्वी के पास कितना तापमान आ रहा है और कितना तापमान कहाँ-कहाँ जा रहा है। इसी को हम ऊष्मा बजट कहते हैं। जैसे हमारा देश बजट प्रस्तुत किया जाता है संसद में, जो वित्त मंत्री जी होते हैं वो बजट प्रस्तुत करते हैं हमारे देश का। तो उस बजट में यही तो बताया जाता है कि कितना हमारा बजट है और कितना हम कहाँ-कहाँ खर्च करेंगे। आपने नाम सुना होगा राजकोषीय घाटा। वो कब होता है राजकोषीय घाटा, अगर आप अर्थव्यवस्था पढ़ोगे, इकोनॉमी, तो अगर हमारा खर्च अधिक हो जाएगा, कमाई कम होगी, तो हम फिर कहीं से ब्याज लेंगे, कहीं से ऋण लेंगे, मतलब ब्याज पर ऋण लेंगे, तो उसको हम बोल देंगे राजकोषीय घाटा। भाई अगर आपकी बचत ₹100 है और आप खर्च ₹10 ₹110 कर रहे हो, ये तो आपकी बचत है और आपने खर्च कर दिए ₹110। तो आपने ₹10 तो फालतू खर्च कर दिए, ये ₹10 आपके पास कहाँ से आए? आपने कहीं से ऋण लिया होगा ब्याज पर, या कहीं से लोन उठाया होगा या कुछ और किया होगा। तो ये जो ₹10 आपने एक्स्ट्रा लगा दिए, इसको हमने कहा राजकोषीय घाटा। तो यहाँ तो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है, वहाँ पर घाटा घाटा थोड़ी होगा। यहाँ पर तो हम ऊष्मा की बात कर रहे हैं कि भाई कितना बजट था ऊष्मा का, अर्थात सूर्य से कितनी ऊष्मा मिली और वो ऊष्मा कहाँ-कहाँ गई। जैसे कि बादलों में कितनी गई, जैसे पृथ्वी के धरातल पर कितनी गई, उसको हम बोलते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो चलिए सब शुरुआत करते हैं, समझते हैं। देखो ऊष्मा बजट है क्या, मैंने आपको समझाया बहुत ही आसान भाषा में। हमारे जो देश का बजट होता है, उसका उदाहरण मैंने आपको दिया। हालाँकि वहाँ पर राजकोषीय घाटा आ जाता है, राजकोषीय घाटा, यहाँ पर कोई घाटे की बात नहीं होगी। यहाँ से तो बस जितना आया तापमान सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर, वो कहाँ-कहाँ गया, कितना अवशोषित किया गया, उसकी हम बातें करते हैं, उसको बोलते हैं ऊष्मा बजट। तो देखो पॉइंट नंबर 1, पृथ्वी का ऊष्मा बजट वह संतुलन है जिसमें सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और अंतरिक्ष में वापस विकिरित ऊर्जा बराबर होती है। यहाँ पर बिल्कुल बराबर होती है, मैंने आपको पहले ही समझाया। यहाँ पर कोई राजकोषीय घाटे की कोई बात नहीं होगी। भाई यहाँ पे तो हमें ये देखना है कि ये सूर्य का प्रकाश या सूर्य का तापमान 100% हमारी धरती पर आया। अब ये 100% कहाँ-कहाँ खर्च हुआ, बस हमें ये देखना है। ना तो 1% कम होगा, ना 1% ज़्यादा होगा। ये 100% सूर्य का प्रकाश कहाँ-कहाँ गया, बस यही ऊष्मा बजट है। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, इसका उल्टा कैसे हो सकता है? जैसे देखो पॉइंट नंबर 2 में, यदि आने वाली और जाने वाली ऊर्जा समान नहीं हो, तो पृथ्वी का तापमान बदलने लगता है। कैसे बदलेगा?
जैसे सपोज हमने भी बात करी एल्बिडो की, 30% एल्बिडो है हमारी धरती का। इसका मतलब ये होगा कि 70% तापमान हमारी जो धरातल है वो अवशोषित कर रही है। तो जब 70% तापमान अवशोषित किया जा रहा है, तो गर्माहट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल गर्माहट बढ़ेगी। या अगर एल्बिडो और कम हो जाए, जो हमारी धरातल है, अगर वो मात्र 10% ही एल्बिडो करने लगे, तो इसका मतलब होगा कि 90% जो तापमान होगा उसको अवशोषण करने लगेगी। तो 90% तापमान अवशोषित होने का मतलब है कि धरातल कितनी गर्म होगी, आप सोचिए। या अगर ये एल्बिडो हमारा जो औसत एल्बिडो 30 है, 30% है, अगर ये और बढ़ जाए, 40% हो जाए या 50% हो जाए, तो फिर जो हमारा जो अवशोषण है धरातल का वो कम होगा। तो हमारी जो धरातल है वो गर्म या ठंडी हो सकती है अगर एल्बिडो, हम तो एल्बिडो की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये वाले पॉइंट नंबर 2 की, अगर जो सूर्य का प्रकाश जो आने वाला है, जो तापमान आने वाला है, अगर आने वाले तापमान की और जाने वाले तापमान की जो क्वांटिटी है, वो अगर वो बराबर नहीं है, तो पृथ्वी का तापमान बदलने लगता है। बदलने का मतलब है घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया। सपोज हमने अभी ये उदाहरण लिया 30% एल्बिडो, हमारी धरातल का 30% एल्बिडो है औसत। इस 30% एल्बिडो का मतलब ये हुआ कि जो 70% तापमान है, उसका अवशोषण किया जाता है पृथ्वी के द्वारा। तो अगर ये एल्बिडो 30% से ज़्यादा हो जाए या 30% से कम हो जाए, तो आपको क्या लगता है? बताइए। देखो, मैंने आपको ये समझाया कि ये जो 30% हमारी धरातल का एल्बिडो है, इसका मतलब ये हुआ कि 70% तापमान पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये अभी हम एवरेज मान के चल रहे हैं। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि हमारी धरातल चलो ना तो ज़्यादा ठंडी है, ना ज़्यादा गर्म है। औसतन तापमान ठीक है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर ये जो एल्बिडो हमारा घट गया या बढ़ गया, जैसे 30% से घटने की बात करें, सपोज़ 30% से 20% हो गया, तो इसका क्या मतलब होगा? अभी हमारा एल्बिडो औसत 30% है धरातल का, लेकिन अचानक से ये 20% हो गया। इसका मतलब हुआ कि एल्बिडो कम हो गया। जब एल्बिडो कम हुआ, तो जो धरातल का अवशोषण है, वो बढ़ेगा, अर्थात 80% तापमान अवशोषित किया जाएगा धरातल के द्वारा। तो जब 80% तापमान का अवशोषण किया जाएगा पृथ्वी के द्वारा, तो बताइए तापमान बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा तापमान। अगर एल्बिडो कम होगा तो तापमान बढ़ेगा। और उसी प्रकार अभी हमारा औसत जो एल्बिडो है वो 30% है, अगर ये 40% हो जाए, तो इसका मतलब है जो पृथ्वी की अवशोषण करने की क्षमता है वो कम होगी, अर्थात जो तापमान है उसका अवशोषण कम होगा। तो 40% एल्बिडो का मतलब है कि जो धरातल है वो मात्र 60% तापमान को ही अवशोषित कर रही है। और अभी अभी जो 70% का अवशोषण है, अब वो 60% हो गया, तो क्या धरातल गर्म रहेगी, ठंडी रहेगी? अभी की तुलना में तो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि भाई 60% तापमान को अवशोषित कर रही है पृथ्वी अब, उससे पहले 70% कर रही थी। तो अगर तापमान को अवशोषित कम करेगी तो धरातल ठंडी होगी, और अगर तापमान को अवशोषित ज़्यादा करेगी तो धरातल गर्म रहेगी। तो पॉइंट नंबर 2 में आपको यही समझाया गया है कि अगर सूर्य से आने वाली कुल ऊर्जा, यहाँ पर हम तापमान नंबर 2 में यहाँ पर अगर आने वाली कुल ऊर्जा और जाने वाली कुल ऊर्जा का तापमान समान नहीं है, तो पृथ्वी का तापमान बदलने लगता है। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हमने समझ लिया जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट है वो क्या होता है। अब हम कुछ दूसरी बातें करते हैं। ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो धरती पर इतना तापमान आ रहा है, ये कहाँ-कहाँ से आ रहा है? जैसे हमारे बजट में कमाई के स्रोत होते हैं, सरकार हमें बताती है कि कहाँ-कहाँ से हमें कितना पैसा मिला, कितना टैक्स से मिला, कितना इनडायरेक्ट टैक्स से मिला, कितना हमने जो इन्वेस्ट करा रखा है उससे मिला, कितना ब्याज से मिला। तो उसी तरह से जो हमारे पृथ्वी का बजट है, ऊष्मा बजट, वो कहाँ-कहाँ से उसके स्रोत हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऊर्जा का स्रोत, तो देखो पृथ्वी को मुख्य रूप से सौर विकिरण से ऊर्जा मिलती है, अर्थात सूर्य से, मुख्य रूप से सूर्य से पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है। और जो सूर्य से जो कुल ऊर्जा मिलती है उसको इंसोलेशन कहा जाता है। कभी-कभी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी को जो सूर्य के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंसोलेशन। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ऊष्मा बजट की प्रक्रिया क्या है? तो देखो, बजट की प्रक्रिया बहुत सिंपल सी है। जैसे हमने ये 100% ऊर्जा मान ली, जो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा है उसको हमने कह दिया कि ये 100% है। मैंने ये आपको कई बार उदाहरण देके समझा दिया। सूर्य से आने वाले प्रकाश या ऊर्जा या तापमान, उसको कुछ भी कह लीजिए, वो अपने आप में 100% है।
और इस 100% में से 30% परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसको एल्बिडो कहते हैं। और 70% का पृथ्वी अवशोषण कर लेती है। पृथ्वी की सतह, महासागरों, वायुमंडल द्वारा ये सब। तो 100% तापमान में से 30% वापस परावर्तित कर दिया जाता है और बाकी का जो 70% है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। यही ऊष्मा बजट की प्रक्रिया है। एल्बिडो का मतलब यही हुआ। मैंने आपको एल्बिडो शुरू में यही इसलिए समझाया था। एल्बिडो को समझाने का मतलब यही था। अब देखो, ये जो पृथ्वी हमारी जो है, जो तापमान को अवशोषित कर रही है, जो 70% तापमान अवशोषित कर रही है, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि जो पृथ्वी है वो गर्म होती है। और ये जो ऊर्जा है, इसको इंफ्रारेड विकिरण, इसको हमने कल भी समझा था। ये इंफ्रारेड विकिरण के द्वारा या तरंगों के द्वारा वापस वायुमंडल में चली जाती है। और फिर हमने कल पढ़ा था हरित गृह प्रभाव। जब ये वापस इंफ्रारेड तरंगों के द्वारा वायुमंडल में जाती है, तो हमने कल पढ़ा था हरित गृह गैसें। तो ये जो वायुमंडल में मौजूद हरित गृह गैसें हैं, ये इस ऊर्जा को रोक लेती है और पृथ्वी को गर्म रखती है। कितना गर्म रखती है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एवरेज हमने भी जाना था थोड़ी देर पहले। अगर हरित गृह प्रभाव नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री तक पहुंच जाएगा। -18 डिग्री। लेकिन हरित गृह प्रभाव है जिसके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहता है, +15 डिग्री। अब आप समझे हरित गृह प्रभाव कितना जरूरी है हमारे जीवन के लिए, पूरी धरती के लिए। तो ये जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट हमने समझा है, हमने जो ये जाना है कि जो पृथ्वी 70% ऊर्जा या तापमान का अवशोषण कर रही है, वो 70% तापमान को या कुछ तापमान को उसमें से इंफ्रारेड विकिरणों के द्वारा वापस वायुमंडल में भेजती है, परावर्तित करती है। लेकिन वायुमंडल में जो मौजूद हरित गृह गैसें हैं, जैसे कि CO2, CH4, H2O वगैरह, जलवाष्प सबसे बड़ी गैस है, हमने कल जाना था। ये क्या करती है? इस ऊर्जा को रोक लेती है और फिर वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, जिसको हमने कल समझा था, जिसके कारण हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। भाई सपोज ये हमारी पृथ्वी है, मैंने आपको कल समझाया था। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो हरित गृह प्रभाव मैंने कल समझाया था। ये पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। ये और ये इधर हमारा ये वायुमंडल की परतें हैं। ठीक है जी। ये सूर्य का प्रकाश यहाँ तो आ रहा है, इनको हमने कहा था लघु तरंगे। ये इधर तो आ गया, लेकिन जब वापस परावर्तित हो रहा है तापमान, तो ये जो हमारा हरित गृह प्रभावित जो गैसें हैं, ये इस तापमान को यहीं रोक लेती है, बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहता है। यही बात इसमें कही गई है पॉइंट नंबर 3 में। चलिए फ्रेंड्स, कल हमने हरित गृह प्रभाव को बहुत अच्छे से समझा था। अब आपको समझने में ज्यादा समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए, अब हमने जो हमने पूरा तापमान देखा जो सूर्य से 100% आ रहा है, इसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च हो रहा है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया हमारे बजट का। हमारी सरकार बजट बताती है कि हमारा टोटल इतना बजट है, इसमें से कहाँ कहाँ कितना खर्च होगा। जैसे कि शिक्षा पर कितना खर्च होगा, सड़कों पर कितना खर्च होगा, और जो हमारे सामाजिक कल्याण के कार्य हैं उन पर कितना खर्च होगा। उसी तरह से जो हमारी सूर्य की ऊर्जा है 100%, वो कहाँ कहाँ खर्च हो रही है, उसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। देखो, इस 100% में से हमने ये मान लिया कि जो सूर्य का तापमान है वो अपने आप में 100% है। इस 100% में से, एक सेकंड फ्रेंड्स, हमने ये मान लिया कि जो हमारा सूर्य है उसके जो तापमान है वो अपने आप में 100% है। तो इस 100% में से लगभग 20% वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। लगभग कितना? 20% वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद जो 2% बचा, मतलब दूसरे नंबर की हम बात कर रहे हैं, 20% तो लगभग वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया गया, और पृथ्वी की सतह द्वारा जो अवशोषण किया जाता है वो 50% किया जाता है। देखो, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा 70% वो कंप्लीट था, ये कंप्लीट 70% था। इसको हमने कह दिया जो पृथ्वी की धरातल है उसके द्वारा, क्योंकि जो वायुमंडल है उसको भी हम पृथ्वी की धरातल से ही काउंट करते हैं। जैसे कि क्षोभ मंडल, जो हमारी शुरुआत का 0 किलोमीटर से 13 किलोमीटर की ऊंचाई है, उसको हमने क्षोभ मंडल में रखा है। फिर समताप मंडल 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, उसके बाद मध्य मंडल, फिर उसके बाद आयन मंडल, फिर उसके बाद वायु मंडल। तो ये जो वायुमंडल हमारा है, इसमें 20% अवशोषण होता है ऊर्जा का, और 50% धरातल के द्वारा होता है, और 30% जिसको हम एल्बिडो कहते हैं, उसका परावर्तित कर दिया जाता है। इसको एल्बिडो कहा, वो 30% है। तो ये ऊर्जा का वितरण है।
कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो 100% ऊर्जा हमारे सूर्य के द्वारा आती है धरातल पर, वो कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे खर्च होती है? तो 20% वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हो जाती है, 50% पृथ्वी के द्वारा, और जो 30% है वो वापस परावर्तित हो जाती है। इस 30% को ही हम पृथ्वी का औसत एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी का औसत एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो कुछ नहीं है, एल्बिडो बस यही है कि कितना तापमान किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित किया जा रहा है। जितने परसेंट तापमान किसी वस्तु द्वारा परावर्तित किया जाता है, वही उस वस्तु का एल्बिडो कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब मुझे लगता है बहुत आसानी से इस बात को समझ गए होंगे। और देखो, संतुलन का महत्व, ये जो हम पृथ्वी का हमने ऊष्मा बजट देखा, और हमने ये देखा कि इसमें कैसा संतुलन है, इतना तापमान पृथ्वी अवशोषित करती है, इतना वायुमंडल, तो उसका महत्व क्या है? देखो, पहला महत्व तो ये है कि हमारा जो पृथ्वी का जीवन है, जीवन के लिए जो तापमान है, उसको बनाए रखता है। दूसरा, अगर ये संतुलन बिगड़ा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी उदाहरण देके समझाया, अगर हमारा एल्बिडो कम हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि पृथ्वी अधिक तापमान को अवशोषित करेगी। जब अधिक तापमान अवशोषित करेगी, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिसको बोलते हैं वैश्विक तापन। और अगर अवशोषण कम हुआ, अगर एल्बिडो कम हुआ, मतलब अगर एल्बिडो बढ़ा, अगर एल्बिडो कम हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग, और अगर एल्बिडो अधिक हुआ तो ग्लोबल कूलिंग। दोनों अपनी अपनी समस्या है, दोनों अलग अलग समस्या है। भाई, हमने तो ग्लोबल वार्मिंग को ही समस्या समझ रखा है, ग्लोबल ग्लोबल कूलिंग भी समस्या हो सकती है। ऐसा ना हो कि हमारी धरती का तापमान एकदम ही कम हो जाए, माइनस में पहुंच जाए। तो यही समझाने की कोशिश की है, जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, अगर वो उसका संतुलन बिगड़ा, तो क्या दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, और दूसरी ग्लोबल कूलिंग हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग कब होगी? ग्लोबल वार्मिंग तब होगी जब हमारी जो एल्बिडो है पृथ्वी का, वो कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, अगर 30% एल्बिडो है, अगर वो 20% रह जाए, तो इसका मतलब धरती 80% तापमान का अवशोषण करेगी। इससे धरातल गर्म होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और अगर हमारा एल्बिडो अधिक हो जाए, जैसे 30% अभी एल्बिडो है और वो 40% हो जाए, इसका मतलब हुआ कि अब धरती केवल 60% ही अवशोषण कर पाएगी। उससे ठंडक बढ़ेगी, जिसको कह दिया ग्लोबल कूलिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो हमारी असंतुलन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखो, असंतुलन का प्रमुख कारण है हरित प्रभाव का बढ़ना, हरित गृह प्रभाव का बढ़ना। पहला कारण तो यह है संतुलन का। और दूसरा, जो बर्फ पिघल रही है, दूसरा कारण है बर्फ पिघलना, क्योंकि हमने जाना है जो बर्फ का एल्बिडो होता है वो लगभग 90% होता है। और जब बर्फ पिघल रही है तो एल्बिडो हमारा कम होगा। जब एल्बिडो कम होगा तो तापमान का अवशोषण अधिक होगा। देखो, दो चीजें हैं, आप इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। एक तो एल्बिडो है और एक तापमान है। अगर हमारा एल्बिडो बढ़ेगा, ये बढ़ने का चिन्ह है, तो तापमान कम अवशोषित किया जाएगा। तापमान अवशोषण है ये। और अगर एल्बिडो कम हुआ, तो तापमान उतना ही अधिक अवशोषित किया जाएगा पृथ्वी की सतह के द्वारा। तो अगर एल्बिडो बढ़ेगा किसी सतह का, तो हम कह देंगे कि उसका जो तापमान का अवशोषण की क्षमता है वो कम होगी। और अगर किसी सतह की एल्बिडो कम हुआ, तो उसका तापमान भी अवशोषण अवशोषण करने का जो मतलब हुआ, तापमान अवशोषित ज्यादा होगा। एल्बिडो कम हुआ तो तापमान अवशोषित ज्यादा होगा, एल्बिडो ज्यादा हुआ तो तापमान अवशोषित कम होगा। तो यहीं पर ये समझाया गया है कि बर्फ हमारी लगातार पिघल रही है, जिसके कारण जो एल्बिडो है वो कम हो रहा है, और कम होने का मतलब है तापमान अधिक हो रहा है। तो ये असंतुलन के कारण हम देख रहे हैं। तीसरा असंतुलन का कारण है औद्योगिक प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। जैसे कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी का औसत तापमान की हम बात करें, तो अभी औसत तापमान ऊष्मा बजट के कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगभग लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपसे पूछा जाएगा, बताइए कितने डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी का औसत तापमान माना गया है? तो आप कहिएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की गई है, अगर ऊष्मा बजट ना होता, अगर ये हरित गृह प्रभाव ना होता, अगर एल्बिडो 30% ना होता, बहुत सारे कारण है इसके, तो हमारा जो तापमान है पृथ्वी का, वो लगभग लगभग -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। ये दो नंबर आपको याद रखने हैं, एक तो 15 डिग्री और एक 18 डिग्री, -18 डिग्री।
ऊष्मा बजट ना होता तो भी -18 डिग्री, वो कुछ भी कह सकता है प्रश्न में घुमा फिरा के आपसे कि बताइए पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री कब हो सकता है? तो 2-3 कारण आप कह दीजिएगा। पहला कारण तो ये कि अगर हरित गृह प्रभाव ना हो, हालाँकि हरित गृह प्रभाव भी ऊष्मा के कारण ही होता है, पर शब्दों का हेर-फेर कैसे हो सकता है एग्ज़ाम में, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा कारण हो सकता है ऊष्मा बजट ना हो तब भी हो सकता है, और तीसरा कारण हो सकता है अगर जो हमारा एल्बिडो है, जो हमारा एल्बिडो है, अगर वो बढ़ जाए, 100% हो जाए सपोज़, 100% होने का क्या मतलब हुआ कि जो पृथ्वी पर धरातल पर जो तापमान आ रहा है, उसको पृथ्वी बिल्कुल भी अवशोषित नहीं कर रही है। तो जब तापमान पृथ्वी के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाएगा, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ठंडक बढ़ेगी। तो हमारी जो पृथ्वी का औसत तापमान है, वो बहुत कम हो जाएगा, -डिग्री, -18 डिग्री तक पहुँच जाएगा। तो यही आपको समझाने की कोशिश की है। औसत तापमान पृथ्वी का माना गया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर ऊष्मा बजट ना होता, तो पृथ्वी का तापमान लगभग -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा औसत, पृथ्वी का औसत एल्बिडो या पृथ्वी का ऊष्मा बजट। अब हम चलते हैं अपने टॉप 30 प्रश्नों पर। चलिए, पहले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ये वायुमंडल का चैप्टर जो हमारा चैप्टर 2 है, आज कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप बहुत आसानी से हर प्रश्न का जवाब दे पाओगे। देखो, कुछ प्रश्न हमने ये कल कर लिए थे, लेकिन हमारा कुछ टाइम ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण हमने इनको बीच में ही छोड़ दिया था, और हमने आपसे कहा था कि बाकी के प्रश्नों को हम कल सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज आपके सामने यहीं से एक बार शुरुआत कर देते हैं। वायुमंडल का मुख्य घटक कौन-सी गैस है? तो बताइए कौन सी गैस है? अर्थात कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है वायुमंडल में? तो वो है नाइट्रोजन गैस। प्रश्न नंबर 2, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। ये प्रश्न हम कल कर चुके थे। ओजोन परत की किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लगभग आपसे पूछ ही लिया जाता है। तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। अब यहाँ से हमारे आज के प्रश्न शुरू हुए। हमने यहाँ से देख के छोड़ दिए थे कि एल्बिडो और आगे के प्रश्न हम जब करेंगे, जब अपना पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ लेंगे। तो आज हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हमसे कोई सा भी प्रश्न पूछा जाए, हम आसानी से हर प्रश्न का जवाब दे देंगे। देखो, चौथे प्रश्न में हमसे पूछा गया है, पृथ्वी का औसत अल्बिडो कितना है? देखो, मैंने इसको बार-बार बताया, कहीं-कहीं इस एल्बिडो को अल्बिडो लिखा जाता है, तो इसमें आप कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ये एल्बिडो ही है। तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? हमने बहुत अच्छे से जाना, पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30% है। उसके बाद वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा कितनी है? बताइए, जब हमने जलवाष्प पढ़ा था, मैंने आपको बताया था औसत मात्रा वायुमंडल में कितनी है जलवाष्प की? तो वो है 0.2% से 4% तक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखो, प्रश्न नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन देना है क्या? बिल्कुल नहीं। पराबैंगनी किरणों को रोकना है? बिल्कुल। वर्षा कराना? ये तो बिल्कुल नहीं। वायु को ठंडा करना? ये भी नहीं। तो हमारे पास ओजोन परत का मुख्य कार्य हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को रोकना। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित है? तो बताइए, हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित है? तो हरित गृह प्रभाव वनों की कटाई से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। परावर्तन क्षमता? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी का तापमान बनाए रखना? बिल्कुल। समुद्र की गहराई मापना? ये तो नहीं हो सकता। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि बताइए, जो पृथ्वी का जो तापमान है, जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो किसके कारण नियत है या किसके कारण मेंटेन रहता है? तो आप कहिएगा हरित गृह प्रभाव के कारण, या ऊष्मा बजट के कारण, या पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है जिसको 30% कहते हैं उसके कारण। और मुख्य जो उत्तर होगा वो हरित गृह प्रभाव होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो हरित गृह प्रभाव है, जैसे यहाँ पर वायुमंडल में कुछ हरित गृह गैसेस हो, ये क्या करती हैं, जो धरातल के द्वारा जो तापमान वापस परावर्तित किया जाता है, ये इसको रोक लेती है, इसको अपने से बाहर नहीं जाने देती। सूर्य के प्रकाश को तो ये अपने अंदर आने देती है, ये सूर्य का प्रकाश है। लेकिन जो पृथ्वी का पार्थिव विकिरण कहते हैं इसको, जो पृथ्वी के द्वारा परावर्तित किया जाता है, इसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। तो ये जो हरित गृह गैसेस हैं, ये पार्थिव विकिरण को इस अपने वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, लेकिन सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देती है, जिसके कारण हमारी धरातल गर्म रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में हमसे कहा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक हरित गृह प्रभाव किस गैस से होता है? तो बताइए, सबसे अधिक हरित गृह प्रभाव किस गैस से होगा? हमारे वायुमंडल में हरित गृह गैसेस की अगर हम बात करें, तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? जलवाष्प। कल हमने पढ़ा था, जलवाष्प एक गैस है,
और ये हरित गृह प्रभाव जो हमने कल पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सबसे प्रमुख गैस है जलवाष्प। प्रश्न नंबर 9 में हमसे कहा है समताप मंडल में मौसम परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो बताइए समताप मंडल में मौसम परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो उसका देखो, यहाँ तापमान स्थिर रहता है, कह सकते हैं यहाँ गैसें नहीं होती, गैसें तो होती है, यहाँ बादल नहीं होते, यहाँ हवा नहीं होती, तो तापमान परिवर्तन क्यों नहीं होता, यहाँ तापमान स्थिर रहता है, हम ये कह सकते हैं। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 9 है उसका जो उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर आने वाली कुल सूर्य ऊर्जा में से कितनी परावर्तित हो जाती है। तो देखो इनडायरेक्टली आपसे एल्बिडो ही पूछ रहा है कि पृथ्वी का एल्बिडो बताओ। भाई जितनी ऊर्जा परावर्तित होती है उसी को तो एल्बिडो कहते हैं। तो 30%, लगभग 30% इसका उत्तर हो जाएगा। उसने इनडायरेक्टली हमसे एल्बिडो पूछा है, पृथ्वी का एल्बिडो। देखो घुमा फिरा के प्रश्न की भाषा पर ध्यान देना। उत्तर एक ही है पर प्रश्न की भाषा देखो बदल दी। पृथ्वी पर आने वाली कुल सूर्य ऊर्जा में से कितनी परावर्तित हो जाती है। तो कितनी परावर्तित हो जाती है, 30%। इसी 30% को हम एल्बिडो कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में हमसे कहा है अल्बिडो या एल्बिडो का उच्चतम मान किस सतह का होता है। बताइए सबसे अधिक एल्बिडो किसका होता है। सबसे अधिक एल्बिडो मैंने शुरुआत में आपको लिस्ट बना के बताई थी। सबसे अधिक एल्बिडो होता है बर्फ का, बर्फ से ढकी सतह का 90% तक होता है। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कहा है पृथ्वी का औसत तापमान ऊष्मा बजट के कारण कितना है। तो बताइए मैंने इसको कितनी बार आपको बोला। ऊष्मा बजट के कारण जो पृथ्वी का तापमान है औसतन वो लगभग 15% है। अगर ये ऊष्मा बजट नहीं होता तो हमारी पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री तक हो जाता। तो ऊष्मा बजट के कारण जो हमारी पृथ्वी है उसका तापमान कितना है, 15%। प्रश्न नंबर 13 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 कहा गया है कि उल्कापिंड अधिकतर किस परत में जलकर नष्ट हो जाती है। तो बताइए कौन सी परत है जिसमें उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाती है। मैंने आपको बताया था रात के समय में इन उल्कापिंडों को ही क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा, इन्हीं को कहते हैं। और ये लगातार उल्कापिंड जो है हमारे आसमान से धरती की ओर गिर रही हैं। लेकिन वो कौन सी परत है जिसमें आकर ये जलकर नष्ट हो जाती है। तो वो परत है ऑप्शन नंबर सी अर्थात मध्य मंडल। अगर ये मध्य मंडल नहीं होता हमारे वायुमंडल में तो जो उल्कापिंड है, मैंने आपको बताया था एक बार, जो डायनासोर हमारी धरती पर हुआ करते थे वो इस उल्कापिंड के वज्रपात के कारण ही हमारी धरती से विलुप्त हुए। हमारी धरती पर अब तक 5 बार प्रलय आ चुकी है, मैं आपको बता चुका हूं। उसमें से एक कारण था उल्कापिंड। आसमान से उल्कापिंड जैसे ओले बरसते हैं वैसे बरसने लगे मोटे मोटे पत्थर। तो जो बड़े बड़े जानवर थे उनको छुपने की कहीं जगह नहीं मिली, जैसे कि डायनासोर। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए डायनासोर क्यों विलुप्त हुए तो उनका कारण था उल्कापिंड। तो हमसे प्रश्न पूछा गया उल्कापिंड अधिकतर किस परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो उल्कापिंड मध्य मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 हमसे पूछ रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। तो बताइए, मैंने कल आपको समझाया था हमारे जो वायुमंडल है उसमें 4 प्रमुख गैसें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो CO2 की मात्रा कितनी है, मैंने आपको बताई थी 0.3% से 0.4% तक हमारे वायुमंडल में ये CO2 की मात्रा है। तो ऑप्शन नंबर बी। देखो जो हमने पढ़ लिया उससे बाहर कोई प्रश्न आपको नगल आया क्या। अब कितनी आसानी से, अगर आपने क्लासेस अच्छे से की होंगी तो हर प्रश्न का उत्तर आप आसान से दे पा रहे हो। देखो प्रश्न नंबर 15 में हमसे पूछा है ओजोन परत का सबसे अधिक क्षय कहाँ होता है। बताइए जो ओजोन परत है उसका क्षय सर्वाधिक कहाँ हो रहा है। मैंने आपको बताया था कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि वहीं पर सबसे पहली बार ये देखा गया कि भाई जो ओजोन की परत है वो हमें पतली नजर आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो ओजोन परत है वो लगभग 20 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, मोटाई है। तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है हमारा, वहां पर उसकी परत को हमने देखा वहां पे पतली हो रही है धीरे धीरे। तो उसको हमने कह दिया कि ओजोन परत में छेद हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो धरातल पर आने लगेंगी। और जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर आएंगी तो उससे बहुत सारे रोग हमें होने लगेंगे। जैसे कि स्किन कैंसर हो जाएगा, जैसे आंखों में समस्या होने लगेगी, जैसे जो पेड़ पौधे उनमें तरह तरह के रोग आने लगेंगे। और सबसे बड़ी समस्या जो हमारी धरती का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बर्फ पिघलने लगेगी। मैंने बताया अंटार्कटिका पर कई कई किलोमीटर की बर्फ की परतें जमी हुई है। ऐसा अनुमान लगाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि अगर अंटार्कटिका महाद्वीप की सारी बर्फ पिघल जाए तो हमारी धरातल पर 60 मीटर तक पानी भर जाएगा। आप सोचिए 60 मीटर कितना होता है, पूरी पृथ्वी पर 60 मीटर पानी भर जाएगा। इतनी बर्फ अंटार्कटिका महाद्वीप पर जमी हुई है। तो अगर ओजोन परत में छेद हुआ
और अगर पराबैंगनी किरणें धरती के प्रकाश मतलब धरती पर डायरेक्ट आने लगी, तो उससे कितनी समस्या होंगी? स्किन कैंसर होगा, आँखों की समस्या होगी और भी बहुत सारी समस्याएँ, पेड़-पौधों में समस्या होगी और बर्फ पिघलना शुरू होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, अंततः हो जाएगी प्रलय। मैंने आपको बताया अभी तक 5 बार प्रलय आ चुकी है, तो 6वीं बार जो आएगी वो भी इंसानों के द्वारा ही आएगी, ऐसा बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो बताइए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है? मैंने कल की क्लास में आपसे चर्चा की थी। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वो ओज़ोन परत की रक्षा के लिए किया गया था। क्यों किया गया था? कब किया गया था? इसकी पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे पर्यावरण में। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वो ओज़ोन परत की रक्षा के लिए किया गया था या ओज़ोन परत की रक्षा से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 में कहा है किस परत में आयन मंडल स्थित है? बताइए आयन मंडल किस परत में माना जाता है? आयन मंडल किस परत में स्थित है? आपसे ये पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था इस आयन मंडल को और क्या बोला जाता है? तापमंडल भी बोला जाता है। तो तापमंडल में ही आयन मंडल है। इसमें कुछ आयनीकृत अणु पाए जाते हैं हमारे तापमंडल में। जो हमारी धरती है यहाँ से रेडियोधर्मी जो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे जिनको बोलते हैं, वो इस आयन मंडल से वापस परावर्तित होने लगती है जिसके कारण जो हमारी संचार की क्रियाएं हैं वो होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 में। प्रश्न नंबर 18 में कहा है हरित गृह प्रभाव का अत्यधिक बढ़ना किस समस्या को जन्म देगा? अगर हरित गृह प्रभाव हमारा बढ़ गया तो क्या होगा? तो हरित गृह प्रभाव अगर बढ़ा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? इसका कारण ये है जैसे हमारी ये धरती है, ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के ऊपर हमने बताया कुछ हरित गृह प्रभाव की कुछ गैसेस हैं। उन हरित गृह प्रभाव में मुख्य गैस कौन सी है? जलवाष्प है, CO2 है। लेकिन हमसे ये कहा गया है कि एक सेकंड फ्रेंड्स, ये कहां से कहां आ गए हम? हाँ, प्रश्न नंबर कौन सा था? शायद 18 था। हाँ, ये प्रश्न नंबर 18 हमारे सामने है। हमसे प्रश्न पूछा गया है कि भाई अगर हरित गृह प्रभाव बढ़ा तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? तो मैंने आपको बताया सबसे बड़ी समस्या होगी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? देखो सपोज ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये हरित गृह प्रभावित जो करने वाली है वो हमारी गैसेस है। तो अगर ये बढ़ गया, बढ़ने का मतलब हो गया कि अभी जो हमारी पृथ्वी जो जो तापमान को परावर्तित कर रही है, तो अभी तो थोड़ा बहुत बाहर जा ही रहा है। लेकिन अगर ये हरित गृह प्रभाव बढ़ा तो ये बिल्कुल भी फिर तापमान को बाहर नहीं जाने देगी, बिल्कुल भी नहीं जाने देगी 1% भी। तो जिससे हमारा 100 का 100% तापमान जितना आ गया, सूर्य की किरणें जैसे यहाँ पर अंदर आ गई, तो जितनी किरणें, जितना तापमान सूर्य का अंदर आएगा, वो अंदर ही रहेगा क्योंकि अगर हरित हरित गृह प्रभाव बढ़ गया, तो फिर ये तापमान बाहर नहीं जा पाएगा बिल्कुल भी। तो अगर हरित गृह प्रभाव बढ़ा, इसका मतलब ये हुआ कि जितने तापमान हमारी धरती पर आ जाएगा एक बार, वो फिर यहीं का यहीं रह जाएगा। और जब यहीं का यहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा? धरती का तापमान बढ़ेगा, जिसको हमने कहा ग्लोबल वार्मिंग। तो हरित गृह प्रभाव अगर अत्यधिक बढ़ा, तो सबसे बड़ी समस्या होगी ग्लोबल वार्मिंग की। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 में हमसे कहा है ओजोन का रासायनिक सूत्र। तो इसको हमने कल अच्छे से समझा था। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने कल ओजोन परत को पढ़ा होगा, हमने कल अच्छे से समझा है। मैंने आपको बताया था कि कैसे ऑक्सीजन 2 परमाणुओं में टूटती है O में, और फिर ये 2 परमाणु जो अतिरिक्त ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में होती है उससे चिपक जाता है एक-एक परमाणु और O3 का निर्माण करता है। चलिए प्रश्न नंबर हम चलते हैं 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में कहा है कौन सी सतह का एल्बिडो सबसे कम होता है? तो बताइए ऐसी कौन सी सतह होगी जिसका एल्बिडो सबसे कम होगा? तो जल सतह। 2 मैंने आपको बताई थी, एक तो जल सतह और जो डामर सड़कें होती हैं वो। इनका एल्बिडो सबसे कम होगा, अर्थात ये सूर्य के तापमान को सर्वाधिक अवशोषित करते हैं। जल सतह और जो डामर की सड़कें होती हैं काली, या जो घर की छतें होती हैं, हालाँकि जो काली सड़कें होती हैं वो ज़्यादा। तो जिसका एल्बिडो जितना कम होगा उसका जो तापमान अवशोषित करने की क्षमता है उतनी अधिक होगी। तो प्रश्न नंबर 20 में हमसे कहा है कौन सी सतह का एल्बिडो सबसे कम होता है? तो जल सतह का एल्बिडो, या इसमें डामर की सड़कें भी हो सकता है, डामर सड़कें, इनका एल्बिडो सबसे कम होता है। और सबसे अधिक किसका होता है? सबसे अधिक बर्फ का होता है। हमारा पहला एक प्रश्न ऐसा आ चुका है, सर्वाधिक एल्बिडो किसका होता है? तो सर्वाधिक एल्बिडो होता है बर्फ का। चलिए यहां से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 में कहा है वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो बताइए सबसे बाहरी मतलब बहिर्मंडल,
सबसे अंदर की परत तो क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो हमसे पूछा है वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है बहिर्मंडल, जिसको वायुमंडल भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 में कहा है पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो बताइए, इसको कौन नहीं जानता? सबसे आवश्यक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए ऑक्सीजन होगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 में हमसे कहा है पृथ्वी का ऊष्मा बजट किस संतुलन को दर्शाता है? तो कौन सा ऐसा संतुलन है जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट दर्शाता है? तो इसका उत्तर हमारे सामने हो जाएगा परावर्तन और अवशोषण। भाई, जो सूर्य का प्रकाश या सूर्य का तापमान हमारी धरती पर आ रहा है, उसको कुछ अवशोषण किया जाता है, कुछ परावर्तन किया जाता है। इसी को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। इससे संतुलन बना रहता है। चलिए प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24, समताप मंडल में तापमान क्यों बढ़ता है? तो बताइए, समताप मंडल में तापमान क्यों बढ़ेगा? कल मैंने इसका कारण आपको बताया था। जब हम धरती से क्षोभ मंडल की बात करेंगे, धरातल से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो तापमान कम होगा। उसके बाद यहाँ से ये समताप मंडल की हमारे पास सीमा आ गई। फिर यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे तो तापमान बढ़ेगा। फिर उसके बाद हमारी मध्य मंडल की सीमा आ गई। फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे तापमान फिर घटेगा। तो ये हमसे प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर 24 में कि ये बताइए समताप मंडल में तापमान क्यों बढ़ता है? तो क्यों बढ़ता है तापमान समताप मंडल में? उसका सबसे बड़ा कारण, अगर आपको याद हो, मैंने कल बताया था। समताप मंडल क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पर पाई जाती है, क्या पाई जाती है? ओजोन परत, जिसके कारण वहां का तापमान हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। ये बात हमने कल अच्छे से समझी थी। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ओजोन परत के द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लिया जाता है। वो पराबैंगनी किरणें धरती पर इसलिए तो नहीं आ पाती क्योंकि उनका अवशोषण जो ओजोन परत है वही कर लेती है। और जब ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करेगी तो वो गर्म होती है, जिसके कारण जो समताप मंडल है उसमें तापमान बढ़ जाता है या बढ़ा हुआ रहता है। तो हमसे यही कारण पूछा है कि बताइए क्या कारण है समताप मंडल में तापमान बढ़ता है? तो आप कहिएगा ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, यही कारण है। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 25 में कहा है हरित गृह प्रभाव के बिना पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता? तो ये बात कौन नहीं जानता, कितनी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर हरित गृह प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बोलते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है जिसके कारण हमारी धरती का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहता है। अगर ये हरित गृह प्रभाव नहीं होगा तो हमारी धरातल का तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात बताई थी कि 18 डिग्री, -18 डिग्री और ये +15 डिग्री आपको याद रखना होगा। -18 डिग्री तो होगा हरित गृह प्रभाव के बिना, और 15 डिग्री है इसके कारण, क्योंकि हरित गृह प्रभाव है जिससे हमारी जो धरातल है उसका तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहता है। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 में कहा है कौन सी गैस ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है? तो बताइए ऐसी कौन सी गैस है जो ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है? मैंने आपको बताया था वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वैसे तो बहुत नगण्य गैस है, लेकिन 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 सबसे प्रभावशाली यही है। तो ऑप्शन नंबर बी। याद आया कुछ? कल की क्लास में हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद करते हैं प्रश्न नंबर 27 की बात। पृथ्वी के ऊष्मा बजट में वायुमंडल कितनी ऊर्जा अवशोषित करता है? तो बताइए कितनी ऊर्जा वायुमंडल के द्वारा अवशोषित की जाती है? तो वो की जाती है 20%, क्योंकि 30% का एल्बिडो हो जाता है और 50% धरातल के द्वारा एकदम प्योर रूप में। बाकी 70% मैंने आपको बताया था, 70% वायुमंडल प्लस धरातल दोनों का मिला के, लेकिन उसको भी धरातल ही कह देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा वायुमंडल तो 20%। कंफ्यूजन मत हो जाना इसमें, कंफ्यूज। चलिए प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 में हमसे कहा है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई बताओ। देखो जब हमने कल ओजोन परत पढ़ा था उसमें मैंने क्लियरली एक स्पेशल करके लिखा था कि कभी-कभी हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट क्या कहलाती है। मैंने आपको स्पेशल जोर देकर कहा था, फोर्स देकर, कि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अगर आपने कल की क्लास अच्छे से समझी होगी, पढ़ी होगी, तो आप तुरंत इसका उत्तर लगा दोगे डॉप्सन। जो ओजोन परत है उसकी मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 में हमसे कहा है जल वाष्प किस प्रक्रिया से वायुमंडल में पहुंचती है? तो बताइए कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जल वाष्प वायुमंडल में पहुंचता है? तो इसको तो बच्चा बच्चा जानता होगा। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के कारण ही जल वाष्प वायुमंडल में पहुंचता है। और फ्रेंड्स सबसे लास्ट आंसर हमारा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये अल्बिडो। कहीं कहीं इसको अल्बिडो लिखते हैं लेकिन इसको हम नॉर्मली एल्बिडो बोलते हैं, एल्बिडो। तो हमसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 30 में एल्बिडो किसका माप है?
तो बताइए एल्बिडो किसका माप है? किसका माप है एल्बिडो? तो एल्बिडो परावर्तन की क्षमता का माप है, अर्थात जितना तापमान परावर्तित किया जाता है उसी को एल्बिडो कहते हैं। यही बात तो हमने शुरुआत में समझी थी। तो हमसे यही पूछा गया है कि एल्बिडो किसका माप है, तो उत्तर नंबर हो जाएगा बी, अर्थात परावर्तन की क्षमता। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था वायुमंडल। हम कल अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे। आपसे विदाई लेता हूं और जाते जाते आपसे एक बार फिर अपील करता हूं कि अगर आप देश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। इसी अपील के साथ बाय बाय, टेक केयर।